जय हिंद दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग बढ़िया होंगे। आप लोग जो कल का वीडियो था आप लोग पढ़े होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। इसके पहले हम लोग परिमेय संख्या के पहले के जो आपके चैप्टर है, चैप्टर आपको पता है कौन सा चल रहा है? वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। और कल हमने चर्चा भी कर लिया था और हमको पढ़ना था आगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे परिमेय संख्या क्या होता है। आप लोग दो चीजें सुनी होंगी, एक को माप पाना, एक को न माप पाना। मापने का मतलब है किसी चीज को माप लेना, उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। किसी को न माप पाना, उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, अ का मतलब ये नहीं, परि के मतलब है मापना। देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या, तो वे संख्या आप लोग परिभाषा भी पढ़े होंगे, परिमेय संख्या के बारे में पढ़े होंगे। वे संख्याएं, वे संख्या जो P बटे Q के रूप में पाया जाता है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, परिमेय संख्या कहलाता है। देखिए हम लोग रटी रटाई चीजें पढ़ लेते हैं कि परिमेय संख्या वे होते हैं जो P बटे Q के रूप में पाए जाते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और Q का मान 0 नहीं होता। क्या आपने कभी ऐसा सवाल आप पूछा है किसी से कि सर अगर Q का मान 0 हो जाए तो क्या घटना घटेगी? क्या Q का मान 0 हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा? यदि Q का मान 0 हो ही जाता है तो अपरिमेय संख्या क्यों हो जाएगा? रीजन क्या होगा उसके अपरिमेय संख्या होने के? तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर Q का मान अचानक 0 ही हो जाए तो अपरिमेय संख्या होगा कि परिमेय संख्या? क्योंकि हम लोग कई बातें पढ़ते हैं कि वे संख्या है जो P बटे Q के रूप में पाई जाती है, क्या होती है? परिमेय संख्या कहलाती है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक हमने कभी ऐसा नहीं पूछा कि सर अगर Q का मान 0 हो जाए तो घटना क्या घटेगी। तो हम लोग समझते हैं, अगर Q का मान 0 हो जाए, यदि Q इक्वल टू हो जाए 0, तब क्या होगा? तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, अगर Q का मान 0 होता तो हम उसे लिख देंगे संख्या को P बटे Q, यानी इसको लिख देंगे P बटे 0। आपको ऐसे अगर सवाल दिखते हैं तो हमारे मन में सीधा सीधा सवाल बनता है कि अर्थात हमको P में भाग करना है 0 से। P में भाग करना है हमको 0 से, यानी P में भाग करेंगे 0 से। देखिए कहां घटना क्या घटेगी। P में भाग करना है आपको 0 से। अब मान लीजिए P के संग कोई संख्या भी ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 4 बटे 0। तो P का मान अगर हम 4 भर देते हैं, 4 में भाग करेंगे 0 से। इसका मतलब यही है कि हमको 0 का पहाड़ा पढ़ना है कि 4 आ जाए। चलिए आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 4 से कर दीजिए। यदि 4 से करेंगे तो 4 गुणे 0 आपको क्या हो जाएगा? 0। फिर क्या बच जाएगा आपका? 4। चलिए हम 1 लाख से कर देते हैं। किससे कर देते हैं? 1 लाख से कर देते हैं। 1 लाख से का गुणा करेंगे 0 में, तो फिर क्या हो जाएगा? 0। फिर आपका क्या हो जाएगा? 4 बच जाएगा। यानी ये ऐसी संख्या है, यानी P बटे 0 या 4 बटे 0 एक ऐसी संख्या है जो कभी विभाजित नहीं होगा, जिसका एक निश्चित मान नहीं आएगा। इसलिए ऐसे संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी वे संख्याएं जिनको मापा नहीं जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अर्थात Q का मान जब 0 हुआ तो संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या हो गई। तो कोई पूछता है आपसे अगर Q का मान 0 हो जाए तो क्या घटना घटी? तो आप बोलेंगे अगर Q का मान 0 ले लिया जाता है तो P में हम लोग भाग करते हैं 0 से, कभी भी हमको एक निश्चित मान नहीं प्राप्त होगा। हम लोग जीवन भर भाग करते रह जाएंगे, लेकिन कभी वो कट करके खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे ऐसे संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। उसके अलावा हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या और क्या होती है, परिमेय संख्या और कैसे पाई जाती है, यानी परिमेय संख्या कौन कौन नहीं होती है। तो परिमेय संख्या वे होती है जो कड़ी से बाहर निकल जाती है, जैसे जिसका निश्चित मान होता है। जैसे आपके सामने लिख दे 4, लिख दे 4.5, लिख दे 4.6631, लिख दे 4.3 पर बार। ये सब आपकी होती है परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। कौन परिमेय संख्या नहीं होती है, अर्थात कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है? क्या होती है? जैसे कोई लिख दे कौड़ी में 3। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख दे कौड़ी में अगर 25 तो इसका मान हो जाता है 5, इसलिए हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। लेकिन अगर कौड़ी में 3 लिखते हैं तो इसका पॉइंट हम लोग
अप्रोक्सीमेटली मांगते हैं 1.732 और आगे बढ़ता रहता है। बढ़ने का मतलब क्या है, कौड़ी में 3 का मतलब होता है सीधा 3 का वर्गमूल निकालना, और 3 का वर्गमूल हम निकालते रहे, कभी 3 का वर्गमूल निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं लेकिन आपका एक निश्चित मान नहीं आएगा, हमेशा करते रहेंगे, आगे बढ़ता रहेगा, कभी एक निश्चित मान नहीं आएगा। इसलिए ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। उसके अलावा आपके सामने कुछ ऐसे सवाल आ जाए, जैसे आ जाए 2 कौड़ी में 3, आप देख रहे होंगे कि 2 परिमेय संख्या है, कौड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। जब किसी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का गुणा हो जाता है, भाग हो जाता है, जुड़ जाता है या घट जाता है, वह पूरी संख्या अपरिमेय संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या। अर्थात ये दोनों संख्याएं आपको अपरिमेय संख्या दिख रही होंगी। क्या दिख रही है, अपरिमेय संख्या, यानी जिसे मापा नहीं जा सकता है उसे बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। इसके अलावा आपके सामने कभी सवाल आ जाता है 4.3216 डॉट 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 कर दिया जाता है, इसका मतलब क्या है, हमको पता है कि 4.3216 है, लेकिन उसकी आगे कौन कौन सी संख्याएं आने वाली है हमको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए ऐसे संख्याओं को भी हम इसी कैटेगरी में रखते हैं, यानी अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में रखते हैं। यानी ये संख्याएं आपकी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। आप लोग समझ गए होंगे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। परिमेय संख्या और अपरिमेय समझने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जो आपके एग्जाम्पल है उसको हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे कि आपका पहला एग्जाम्पल क्या है हम लोग देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि हाँ देखिए, अगर इसको इरेज करते हैं हम लोग आगे देखते हैं कि पहला सवाल क्या है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है, 1.1 का एग्जांपल जो नंबर आपका फर्स्ट है क्या, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर पहले को देखें, हम लोग एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर फर्स्ट तो बोला है 4 पे पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है कि n के किसी मान के लिए 4 पे पावर n 0 पर समाप्त होगा। देखिए जो एनसीईआरटी के आपके सवाल, जितने भी एनसीईआरटी के सवाल पूछे जाते हैं थोड़ा घुमाव टाइप के होते हैं, सीधी सीधी बातें घुमा, आसान होता है सवाल बहुत, लेकिन घुमा के पूछा जाता है। घुमा के इसलिए पूछा जाता है कि हम लोग अंग्रेजी और हिंदी मिला मिला के पढ़ते हैं, और जो आपका एनसीईआरटी प्रश्न पूछता है या तो पूर्ण रूप से इंग्लिश में पूछेगा या तो पूर्ण रूप से आपको हिंदी में पूछेगा। तो आप सवाल को ध्यान से एक बार पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। बोल रहा है 4 पे पावर n, यानी 4 टू दी पावर आपका n है, और उस पर विचार कीजिए, यानी उस पर विचार करना है, विचार करके आपको बताना है। जहां पर n को बता दिया है, n का कैटेगरी बता दिया, यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे ऐसे हम लोग बोल सकते हैं अनंत तक, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। प्राकृतिक संख्या है कि n के किसी मान के लिए, n का कोई ऐसा मान होगा जिसके लिए 4 पे पावर n 0 पर समाप्त होगा। आप समझ रहे होंगे जी, 4 पे पावर n, यानी 4 पे पावर n का कुछ मान भरेंगे, 1 भरेंगे, 2 भरेंगे, 3 भरेंगे, 4 भरेंगे, 5 भरेंगे, इसका मान क्या आ जाना चाहिए, इसका मान आपको आना चाहिए 0, यानी अंतिम अंक क्या आना चाहिए 0 पर समाप्त होने का मतलब है उसका जो अंतिम अंक आएगा वो क्या आएगा 0। उसमें हम लोग विचार करेंगे अंतिम अंक 0 आता है कि नहीं आता है। हम लोग देखने कुछ, अगर हम n का मान 1 मान लें, क्या मान लें, n का मान 1 मानते हैं तो 4 टू द पावर 1 होगा, किसका मान क्या आ जाएगा, चलो 4। अब देखो n का मान हम लोग 2 ले लेते हैं, n का मान जब 2 लेंगे तो n का मान 2 तो 4 पे पावर आ जाएगा 2 और 4 4 हो जाएगा 16। अगर n का मान हम लोग क्या ले लिया 3 लेते हैं तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा, 4 पे पावर 3 हो जाता है, 4 चौको 16 चौको 64। यानी आप देख रहे होंगे या तो 4 आ रहा है या तो 6 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है या तो 6 आएगा या तो 4 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। यानी हम लिखेंगे n 4 पे पावर n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 4 पे पावर 4 टू दी पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। कहने का मतलब है n का मान आप जिंदगी भर भरते रहिए, कुछ भी भरिए, कभी भी 4 टू दी पावर n 0 पर समाप्त नहीं होने वाला। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे की कहानियां क्या है, आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं।
अगला आपका सवाल है एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहा है संख्याओं 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। यानी 6 है और 20 है, क्या है 6 और 20 है, उसको हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसा और मौसा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2 देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है क्या, बोल रहा है कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसौ यानी लॉसौ तथा मौसौ बताइए। हमको निकालना है इसका लॉसौ और मौसौ। चलिए हम लोग देखते हैं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड। आपको बहुत सी कहानियां बता दी है, जो आपको लाइनें दिख रही है ना, सब लाइनों को ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। लिखा है 6 और 20, आप समझ रहे हैं 6 संख्या है और 20 भी एक संख्या का अभाज्य कल आपको बताया कि अभाज्य संख्या वे संख्या हो रही है जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं करती है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे बताए थे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है उसको अभाज्य के रूप में गुणनखंड करना, जिसे एलसीएम और एचसीएफ कल आपको बताया था एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 6 का गुणनखंड अगर करते हैं, 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 का आ जाएगा 2 गुणे 3। अगर हम 20 का करते हैं तो हो जाएगा 2 गुणे 5। हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। चलिए हम लोग सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन कॉमन है। तो कॉमन आपको 2 मिल गया होगा, कॉमन तो 2 लिखेंगे। अब क्या क्या कॉमन नहीं मिला, जो कॉमन नहीं मिलता उसको भी हम ले लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। तो हो जाएगा 2 दूना 4 3 12 5 60, यानी इसका लॉसो आ गया 60। और हमको निकालना है इसका एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ, जिसे बोलते हैं लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हम लोग क्या होता है, जो कॉमन होता है दोनों में उसी को निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, एचसीएफ आपका हो जाएगा 2 और आपका एलसीएम निकल गया 60। ये आपके हो जाएंगे आंसर। है आसान है ना आसान। कल आपको बताया थे मौसा क्या होता है, मौसा वह होता है जो सबको काटता है, लौसा वह होता है जो सबसे करता है। तो क्या 6 से 7 कटेगा, क्या 20 से 7 कटेगा, क्या 2 6 को काटेगा, क्या 2 20 को काटेगा। जी बात सही समझ में आ रहा है। यानी यही आपका था सवाल। दूसरा सवाल आप बताइए, कमेंट कीजिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपकी जो सवाल है, आपके दिमाग में जो डाउट है वो डाउट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके अंदर जो भी हिचकिचाहट हो आप हमसे कमेंट कीजिए, सर ये समझ में नहीं आता, हम आपको तुरंत उसका जवाब देंगे। जो भी सवाल इसमें समझ में नहीं आ रहा है, जो भी पॉइंट है आपको नहीं समझ में आ रही, तुरंत लिखिए और मैसेज कीजिए, सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको तुरंत बताएंगे। चलिए हम लोग देख लिए एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। 96 और 404 आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। 96 और 404 का हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ बताइए। क्या बताइए, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने की कोशिश करेंगे और निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर आपका है ये तीसरा, एग्जाम्पल नंबर आपका है 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यानी 96 और 404 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, 96 का करते हैं गुणनखंड। क्या करते हैं, 96 का गुणनखंड। तो ऐसे कर नहीं पाएंगे, हमको लिख कर करना पड़ेगा। 2 से करेंगे, 2 चौक को 8 बचा 1 हो गया 16, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक को 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 छाके 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6 और फिर 3 से करेंगे 3 करने 3। फिर हम लोग करेंगे 404 का। जब 404 को हम लोग काटना शुरू करेंगे तो पहले कटेगा 2 से, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 1 0 और 1। अब देखिए 101 आ गया आपका। 101 क्या 2 से करता है, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 10 से हम लोग 10 दाने 100। अब हम चेक करने वाले नहीं है, ये कटेगा 101 से। तो इसका गुणनखंड आपका निकल गया। यानी 96 का भी गुणनखंड निकल गया, 404 का गुणनखंड निकल गया। हमको निकालना है पहला एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ इसका क्या निकलेगा, कॉमन क्या है 2 और 2, यानी 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 इसका क्या हो जाएगा आपका 4 एचसीएफ निकल जाएगा। हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने क्या करते हैं हम लोग, 96 और 404 को लिखेंगे। या हम लोग क्या करते हैं, सीधी सीधा हम लोग लगा लेते हैं, जो कॉमन है उसको लिखते हैं सबसे पहले,
अर्थात लिखेंगे 2 गुणे। अब देखिए जो जो कॉमन नहीं उनको हम लोग लिखते हैं, जैसे 2 2 2 3, लेकिन हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101। हम लोग फिर इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 32 दिया 96। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 32 दिया 96 गुणे 101। तो हम लोग 96 और 101 का गुणा कर लेंगे तो क्या घटना घटेगी देखिए। 96 में गुणा करेंगे 101 से, 1 से गुणा करेंगे तो 6 होगा, 9 होगा, 0 से करेंगे तो 0 0, 1 से करेंगे फिर 6 और 9 होगा, तो 6 आएगा 9 आएगा 6 आएगा 9 आएगा, यानी 96 और 96 आपके आ गए, 96 और 96 आपके आ गए एलसीएम, और आपका 4 आ गया आपका एचसीएफ। ऐसे हम लोग हल किए एग्जांपल नंबर 3 को। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल आप लोगों के लिए है, अगला सवाल आप लोग लगा के कमेंट करेंगे कि क्या है सवाल। बोल रहा है 72 और 120 का 72 और 120 का लॉस और मौसा निकालना है, यानी आपका अगला सवाल है 72 और 120 का लॉस और मौसा निकालना है। देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे 72 और 120। एग्जांपल नंबर आपका है तीसरा, एग्जांपल नंबर आपका सॉरी शुरू होता है चौथा एग्जांपल। बोला है 72 और 104 का एलसीएम तथा एचसीएफ आपको निकालना है। आपको ये निकालना है, आपका ये होमवर्क के तौर पे मान लीजिए, होमवर्क इसको हल करना है आपको है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन आपको इस सवाल को लगा करके कमेंट जरूर करना है इस सवाल का आंसर क्या रहा है, क्योंकि इस टाइप के हमने पहला दूसरा और तीसरा 3 सवाल बता दिए, आपको चौथा आपको लगाना है। हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 नोट कर लीजिए आप लोग सवाल को जरूर, एक बार हम हट जा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए सवाल को और इसको हल करके आपको कमेंट जरूर करना है कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम लोग देखते हैं 5वां, एग्जाम्पल नंबर 5वां। ये बताओ बच्चों, अगर तुम लोग फास्ट तो नहीं लग रहा है एग्जाम, ऐसा नहीं है कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल रहे हैं, ऐसा तो नहीं, ऐसा लग रहा हो तो बता दो तुम लोग, ठीक है ना। तो अगला सवाल आपका दे रहा है 5वां एग्जाम्पल जो आपका है वो क्या बोल रहा है कि देखिए सॉरी एग्जाम्पल आपके इसमें केवल 4 एग्जाम्पल, हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अब 1.1 चैप्टर जिसमें आपसे पूछा है निम्न के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। जैसे 140 है 156 है, 140 और 156 हम लोग पहुंच गए हैं एनसीईआरटी के 1.1 पर। 1.1 में पहला सवाल आपका है, बोल रहा है निम्न का अभाज्य गुणनखंड, निम्न का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमको इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा। हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड का मान क्या आएगा। हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सवाल आपका है, पहला सवाल शुरू होता है आपका 140 और 156, आपका पहला सवाल है 140, दूसरा सवाल है 156, तीसरा सवाल है, तीसरा आपका क्वेश्चन जो शुरू होता है वो है 38255005, चौथा सवाल है 5005, और एक और सवाल है आपका 5वां, और 5वां नंबर आपका सवाल है वो है आपका 7429। हाँ तो देखो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे निम्न का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी हमको ज्ञात करना है 140, 156, 3825, 5005 और 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। हम लोग कैसे निकालेंगे आप लोग देखेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले कुछ सवालों को हम निकालेंगे, उसके बाद आप 3 सवाल निकालेंगे, उसके बाद 2 सवाल आप लोग निकाल के लेकर के आएंगे, निकाल के हल करके आपको कमेंट करना है। देखिए 140 का हम लोग हल करते हैं, 140 को लिखेंगे और गुणनखंड करना शुरू करते हैं। आप लोग कुछ लोग तो नए बच्चे होंगे जिनको ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा, सर जी अभाज्य गुणनखंड आप बोल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड करना शुरू कर देना, ये कैसे होगा। तो सबसे पहले इसके पहले वाला वीडियो आपका प्लेलिस्ट में गया है, कक्षा 10 के मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है आपका, हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको मिलेगा, उसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आने वाला है, क्योंकि वहां पर पूरी चर्चाएं हो चुकी है, उसके बाद हम ये चर्चा कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर दिख रहा है आपको सम संख्या, तो सम संख्या अवयव होती है जो 2 से कटती है, 2 7 14 0 बचेगा, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 2 5 10, फिर क्या करेंगे हम लोग 5 से काटेंगे, 5 7 35, फिर 5 से कटेगा, 5 करने 5। अब यही हो गया आपका अभाज्य। इसे हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणे 5 गुणे सॉरी यहाँ पर 7 है 7,
ये आ जाएगा 140। अगर हम 156 का निकालने का कोशिश करें तो इसका भी होगा आसानी से, 2 से करेंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, ये बचा, ये हो गया 18, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटने वाले, लेकिन 3 से कटेंगे आपके, क्योंकि आपको हमने एक जादू सिखाया था 9 3 12, यानी 3 से कटेगा 12, यानी पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो 3 से काट देंगे हम लोग, 3 करने 3, 3 3 का 9। अब कटेगा ये 13 से, 13 करने 13। इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसका आंसर आपका हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है आपका 3825, केवल यही हम करेंगे, उसके बाद आप लोग करेंगे। चलिए, आपको बताया था ये 2 से कटने वाला नहीं है, क्योंकि सम संख्या नहीं है। हम लोग चेक करते हैं क्या 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा, छोड़ देते हैं हम लोग। 8 कटेगा, नहीं कटेगा, 8 2 10, 10 5 15, क्या 15 3 से कटता है? जी करता है। तो यानी पूरी संख्या 3 से कटने वाली है। देख लीजिए कैसे कटेगा। एक बार में करेंगे 3 खत्म हो जाएगा, 2 बार करेंगे 3 दूना 6, 2 बचेगा, हो गया 22, 3 7 21 बचेगा, 1 हो गया 15, 3 5 15। फिर देखते हैं क्या 3 से कटेगा, तो आपको दिख रहा होगा 12 तो 3 से कट जाएगा, और 7 5 12 भी 3 से आपका कट जाएगा। तो 3 से काटने को करेंगे, 3 चौक को 12, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 करने 3, सॉरी, अब देखेंगे लोग क्या 3 से कटेगा, 4 2 6 कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा, इसलिए 3 से नहीं कटने वाला। हम लोग अगली संख्या देखते हैं 5, क्या ये 5 से कटेगा? हाँ सर, 5 से कटेगा, क्योंकि इसमें लास्ट अंक क्या है? 5 है। आपको बताए थे 0 और 5 आने वाली अंतिम अंक 5 से करते हैं, तो 5 से हम लोग काटना शुरू करेंगे। क्या होगा, 5 बटे 40 बचेगा, 2 हो गया 25, 5 5 25। फिर 5 से काटने की कोशिश करेंगे, 5 करने 5 बचा, 3 हो गया 35, 5 7 25। अब 17 से हम काट देंगे, 17 करने 17। यानी इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यानी वह गुणनखंड जो अभाज्य संख्याओं के रूप में होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। आपको दिख रहा होगा 140 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 आया, 156 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 आया, 3825 का 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अपने इस वीडियो को क्या करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जिन बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, और जिन बच्चों ने कमेंट नहीं किया, एक बार कमेंट जरूर करें। और सभी लोग अपने अपने कॉन्टेक्ट में एक बार कम से कम इस वीडियो को शेयर करें, कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो ठीक है, इसके साथ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला था, हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है क्या। हाँ देखिए बच्चों, अगला आपका सवाल है एनसीईआरटी का 1.1 का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में क्या पूछ रहा है, क्या जांच कीजिए कि क्या निम्न संख्याओं के लसौ गुणे मसौ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है कि नहीं है। जैसे आपका सवाल दिया गया है, पहला सवाल आपका दिया गया है 26 और 91, क्या दिया गया है 26, और इसका दूसरे का पहला है 26 और 91, 26 और 91। तो सबसे पहले इनका निकालना है लसौ और मसौ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से लसौ निकालेंगे। तो लसौ कैसे निकलेगा, 26 और 91, तो होगा इसका 2 से काटेंगे तो 13, ये 2 से कटेगा ना, 91 लोग छोड़ देंगे। अब काटेंगे हम लोग 7 से, तो कटेगा 13 कटेगा नहीं, और 7 करने 7 7 तरीका 21, और 13 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1। इस तरह का इसका एलसीएम आपका आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13 होता है 13 7 91, 91 गुना होता है 182, 182। इस तरह से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो 26 का आपका गुणनखंड आएगा 2 गुणे 13, और 91 का आएगा 7 गुणे 13। इस समय देखेंगे जब इसका एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे, एचसीएफ मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। आपको यहाँ भी 13 दिख रहा होगा, यहाँ पर भी 13 दिख रहा होगा, इस तरह से आपके मान आ जाएंगे 13। आपका निकल गया एलसीएम 182 और एचसीएफ आपके आप गया 13। आपसे यह कह रहा है कि प्रूव कर दीजिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लसौ गुणे मसौ के बराबर होता है। तो पहली संख्या आपको दिख रहा होगा है आपका 26, और दूसरी संख्या आपका 91 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। चलो हम लोग कोशिश करते हैं कर करके। तो 26 गुणे 91 बराबर लिखेंगे, एलसीएम आपका दिया हुआ है 182 और एचसीएफ आपका दिया गया है 13। चलिए हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा, चलिए 91 में गुणा करते हैं हम लोग 26 से, इससे करते हैं 26 से, 6 का गुणा करेंगे तो 6 होगा, और 6 9 होगा आपका 54, 2 से गुणा करेंगे 1 में होगा 2, और 2 का गुणा करेंगे 9 में क्या होगा 2 9 18, यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 2, यानी 2300 आपका आ जाएगा। यहाँ पर गुणा करने पर आएगा दोनों का 2366 बराबर 13 का गुणा करेंगे 13 दूना 26 को 6 हासिल आ गया आपका 2, 13 बाटे 104, 104 2 106, 106 को हासिल आपका बचा 10, 13 करने 13 13 10 23। आपको दिख रहा होगा 2366 इधर भी आ गया, 2366 इधर भी आ गया।
आपको यही प्रूव करना था कि प्रूव कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लॉसो गुणे मौसो के बराबर होता है। इसमें एक और सवाल आपका दिया गया है 510 और 92, और एक आपका दिया गया है 3654। 510 और 92 अगला सवाल इसमें दिया गया है। दूसरा जो सवाल है उसमें दिया है 510 और दिया है आपका 92। 510 और 92 आप लोग क्या करेंगे, ये आपका होगा होमवर्क। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 510 और 92 का आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद निकालेंगे एलसीएम, उसके बाद दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और लॉसो गुणे मौसो करेंगे। दोनों संख्याएं अगर बराबर आती है तो आपका सवाल सही है। तो इस तरह से आपके आज के क्लास खत्म होते हैं, क्योंकि आज अभी शुरुआत हम ज्यादा आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके लिए बोरिंग होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सोच रहे हैं इतना ही पढ़ाया जाए जितना आपको हजम हो जाए, यानी जितना आपको पढ़ाया जाए उतना आप समझ लें और उसको क्या करें, दोहरा सकें। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आपको समझ में आया नहीं है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको कैसा लग रहा है, ये क्लास समझ में आया कि नहीं, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है कि नहीं है, इस कैसे पता चलेगा। आप लोग क्या करेंगे, इसको चैप्टर को उठाइए और क्वेश्चन हल करना शुरू कर दीजिए। यदि आप क्वेश्चन हल कर लेना तो यानी आपके लिए फायदेमंद है। यदि आप क्वेश्चन हल नहीं कर पा रहे तो इस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि सर समझ में आया, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए सर समझ में नहीं आया। देखिए कब तक झूठ बोलेंगे अपने से, जब तक आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि एक दिन तो आपका झूठ बोलने वाली चीजें वो सामने आने वाली है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है और हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम में आपकी 100/100 यानी आपके मार्कशीट में मैथ के पेपर में तो 100 में 100 आने चाहिए। एक भी सवाल आपके छूटने नहीं चाहिए। एक भी सवाल छूट गया तो मतलब नहीं है आपके पढ़ने का कि समीम सर ने पढ़ाया हमको समझ में नहीं आया, तो आपका 100 में 100 मैथ में आने चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।